वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से जो एक सारी ओवरऑल सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात में को डिले किया गया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। जो बेंच जो है वो रोज़ तकरीबन बनता है और फिर टूट जाता है, उसके बाद नए तरीके से बनाया जाता है। आज भी जो 4 रुकनी बेंच था वो बैठा, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने केस सुनने से माजरत कर ली और बेंच एक दफ़े फिर टूट गया। और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच जो था दोपहर को उसने केस की समाअत की। इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज़ 5 रुकनी बेंच बैठा था। तो जब वो बैठा कोर्ट में तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो थे वो बेंच से अलहदा हो गए और कल भी ये बेंच इसी वजह से टूटा। आज जमाल मंदोखेल साहब ने केस सुनने से जब माजरत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वहाँ नोट पढ़कर भी सुनाया और उन्होंने उस इख्तलाफी नोट में ये कहा कि मैं बेंच का मेंबर था मगर जब फैसला तहरीर हो रहा था तो मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं इस बेंच में अनफिट हूँ और दुआ है जो भी केस में हो फैसला हो वो सबको कबूल हो, अल्लाह हमारे इदारे पर रहम खाए। और वो अलग हो गए। उन्होंने भी रेफरेंस दिया जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का एक केस था जिसके अंदर उन्होंने फ़ैसला दिया बेंचेस के हवाले से ही। चीफ जस्टिस साहब ने जमाल मंदोखेल साहब को बात करने से भी रोका बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के, और उसके बाद उन्होंने जो है वो समाअत दोपहर को की। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं हसन रज़ा पाशा साहब, उन्होंने भी कोशिश की या ये इस्तदा की कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर ले। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम भी इस पे सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो जजेस हैं उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इख्तलाफात होंगे या जजेस जो हैं वो इस बेंच से अलग हो गए मगर फिर भी हम आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो ठीक होती है। कुछ नुकात हैं उनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। और उन्होंने हसन रज़ा पाशा साहब से कहा कि आप चेंबर में मुझसे मुलाकात करने आए, आप पहली दफ़े आज कोर्ट में आ रहे हैं। फिर ऑब्वियसली तारीख़ में बात हुई। एक और बहुत जुमला जस्टिस बंदयाल ने कहा जिसका बहुत जिक्र हो रहा है मीडिया रिपोर्ट्स पे। उन्होंने कहा कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। उसे असेंबली की मुद्दत होती है, अवाम के सरबराह को तहलील का इख्तियार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो हर फरीक से बात करेंगे, इशू सुनेंगे, चाहे वो अखराजात के हवाले से होगा या वो जो है दहशतगर्दी का या सिक्योरिटी का इशू होगा, इन सब इशूज़ पे बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि मैं जो दलाइल हैं वो दूंगा बट एक दफ़े सियासी जमातें पहले गुफ्तगू कर लें या अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने ज़िक्र किया, माफ़ करिएगा, मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इस वक्त इत्मीनान का फुकदान है और बदकिस्मती ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए वो इस वक्त एक हैजानी कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी है और लोग परेशान हैं। अब ऑब्वियसली सारी जो इस वक्त हुकूमत है उसके हर फ़र्द का यही कहना है कि फ़ुल कोर्ट होना चाहिए इस मामले को सुनने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ख़याल में यही बेंच काफ़ी है और इसी को मामले को सुनना चाहिए। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैगम खान साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में एक वकील फैसल सिद्दीकी साहब भी माहिर कानून हैं। जी वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ज़ैगम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर किस तरफ जा रहा है ये मामला, कैसे देख रहे हैं आपको? एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत भी अग्रेसिव नज़र आ रही है, बंदयाल साहब भी लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अब जितना भी बेंच छोटा हो वो मामला सुनकर ही उठे। जी आरिफा साहिबा, देखिए जो बहरान के खदोखाल हैं अब वो हमारे सामने वाज़े हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि ये एक सियासी बहरान है और उसके साथ एक माशी बहरान है, लेकिन अब हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एक ऐसा बहरान है
जिसने पूरी रियासत को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और जब रियासत कहते हैं तो आपको मालूम है रियासत के 3 सतून होते हैं। मुकन्नना होती है यानी पार्लियामेंट, इंतज़ामिया होती है और अदलिया होती है। आप देखिए कि तीनों सतून, तीनों जो सेक्टर्स हैं, तीनों जो एरियाज़ हैं रियासत के, वो शदीद कंट्रोवर्सीज़ और इंटरनल रिफ्ट और इंटरनल कन्फ्लिक्ट का शिकार है। अब हुआ ये करता है कि जो 2 पिलर्स के तनाज़े हैं, बाकी जो तनाज़े हैं, उनको अदलिया, आला अदलिया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर्टिकुलरली वो निपटाती हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान को आला अदलिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आला अदलिया खुद शदीद कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो गई है। और मसला आला अदलिया का भी वही है जो पाकिस्तान के बाकी तमाम सेक्टर्स में है, और वो मसला है रूल्स ऑफ द गेम बनाने से और रूल्स ऑफ द गेम को एक्सेप्ट करने से इज्तनाब। अब आप देखिए कि किस तरीके से वो बेतहाशा अख्तियारात जो 18वीं तरमीम के बाद कुछ दिए गए पार्लियामेंट की तरफ से और कुछ खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दे दिए, और ये कोर्ट को मिले थे। लेकिन वो एक जो उनकी लीडरशिप है, जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी शख्सियत में मुर्तगिज़ होकर रह गए, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स बनने शुरू हुए 2010 से, वो अब तक वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट मौसर तौर पर अपना किरदार अदा करने के काबिल नहीं रही, और वो झगड़े अदा करने के काबिल नहीं रही जो सियासत में, मईशत में और हर तरफ फैले हुए हैं। एक आसान हल था कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बेंच बना देते। आफ्टर ऑल जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो फुल कोर्ट का ही नाम है ना। चीफ जस्टिस साहब तो वन अमंग इक्वल्स हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोल कर देख लीजिए, वहाँ पे जो भी इख्तियारात दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। चीफ जस्टिस साहब को कुछ एक्सक्लूसिव इख्तियारात हासिल नहीं है। केस लॉ के अंडर ट्रेडिशंस में उन्होंने कुछ चीज़ें एक्वायर की हैं, लेकिन ये इख्तियारात जो हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को, जिस तरीके से कोर्ट को लेकर चले हैं, उसकी वजह से बहुत ख़तरनाक डिवीजन कोर्ट के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से वो मसला जिससे उन्होंने डील करना था, जो बड़ा क्लियर था मेरी राय में, ये फुल बेंच बना लेते तब भी शायद वही कुछ होता जिसकी हसरत और ख्वाहिश जो है वो लीडरशिप के दिल में है, या मतलब शायद चाहते होंगे, क्योंकि आईनी बात तो क्लियर है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यह रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है। जी आमिर साहब, सर आप जैगम साहब ने जो कहा कि बेसिकली अगर फुल कोर्ट ही बना लेते तो फैसला तो यही आ जाना था। चीफ जस्टिस साहब भी फिर कुछ क्या कहें हम, ही डजंट, ही स्केयर्ड, क्या वो घबरा रहे हैं अपने बाकी मेंबर से? आपको लगता है फैसले से उनके घबरा रहे हैं, या इस वक्त उनको भी लगता है कि अब जिद सी हो गई है, इफ वन कैन से दैट? बात ये है कि हमारे यहाँ जो है एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने निशाने पे रखा हुआ है। और ये जो भी जैगम साहब फरमा रहे थे कि जी एक पूरा बुहरान है, ये हमें सिर्फ अलामात हैं, ये एक अलामात हैं कि हमारे यहाँ जो है वो समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो जो शेक्सपियर ने डेनमार्क के हवाले से कहा था एक अपने प्ले में मशहूर मारूफ, तो स्टेट समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो क्या है? वो ये है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है, हमारी पूरा अशराफिया जो है, वो मुल्क के तज़ादात को हल करने में नाकाम है। और उसमें इतने ज़्यादा तज़ादात खुद पैदा हो गए कि आपने बिल्कुल सही कहा जैगम साहब ने कि जी इदारों के माबैन जो है इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, एक इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ खड़ा हो गया है, और जो एक हमारा रूलिंग एलीट का कंसेंसस हुआ करता था बहुत सारी चीज़ों पे, वो आपको टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि उसकी बड़ी वजह, वो कहते हैं कि हमारा टेढ़ी कहाँ से शुरू हुई, कि ऐसे लोग जो हैं, अब आप कहेंगे कि जी ठीक है वो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब बने और जी बड़े एक जमहूरी तरीका था, लेकिन बात ही कि पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो इन लोगों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके ऊपर इतना गंद, इतना मैल, इनके ऊपर इतना बवाल है। या तो ये इलेक्शन कराकर अपने आप को कहते हैं ना, साफ कराएं, लोगों का एक फ्रेश मैंडेट के साथ आ जाएं, लेकिन कल तक जिस आदमी के ऊपर या जिन अशखास के ऊपर
उनको मतलब है कि बड़े बड़े मुकदमात का सामना था। ये कहिए कि वो वजीर खजाना बन गए, वो वजीर आजम बन गए, उनके पास अहम तरीन ओहदे आ गए, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए, तो लोग जो है उस चीज को कबूल नहीं कर रहे। अब अशराफिया जो है वो हर सूरत के अंदर, और अदालत को क्यों निशाना बना रहे कि अदालत एक आखिरी होप या आखिरी उम्मीद थी बहुत सारे अवाम की, पाकिस्तानियों की अक्सरियत की, कि जी वहां से गालिबन इंसाफ मिल जाए। और जिस चीज से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, इंतखाबात से जो भाग रहे हैं, तो गालिबन वहां से जाकर हम मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर आए, जो कि वाहिद रास्ता है इस मुल्क को जो है एक कहते हैं ना दोबारा पटरी पे लाने का। क्योंकि अगर आप इंतखाबात नहीं होने देंगे तो बुहरान बढ़ता चला जाएगा। अगर इंतखाबात नहीं होंगे, लोगों का एतमाद जो है वो इदारों पे से खत्म होगा। आप आज देखें, एक आम पाकिस्तानी के जज्बात देखें, मैं सियासी एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो मतलब है कि हम और आप तो मीडिया में बैठे हुए हैं। एक आम पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज कितने बेजार हैं इस पूरे सिस्टम के साथ। वो इस हुकूमत को देख रहे हैं कि जो आटा तकसीम करने के काबिल नहीं है, जो मईशत ठीक नहीं कर सकती, जो जो सारी कानून साजी कर रही है, जो भी कानून साजी हो रही है, ये अपने अजाइम को, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है। क्योंकि ये जो टाइमिंग होती है ना, कि आपने कहा जी हमने चीफ जस्टिस के इख्तियारात सल्ब करने, भाई आप अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात सल्ब करना चाहते तो उसकी टाइमिंग देखें, किस लिए कर रहे हैं। क्या एक अधूरी पार्लियामेंट, एक अधूरी कौमी असम्बली के तहत एक पॉकेट आपके पास ऑपोजिशन है, अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। आप जो है अदलिया को, आला अदलिया को बर्बाद करिए हुकूमत, और इस तरह से बर्बाद करिए। और ये जो तकसीम हुई है, मैं एक आखिरी बात कहूंगा, जो तकसीम हुई है उसमें भी मैं समझता हूँ कि मैकेनाइजेशन है हमारी हुकूमत का। हुकूमत इनकी पूरी तारीख रही है नून लीग की। जैगम साहब, ये जो बात आमिर ज़िया साहब कर रहे थे, क्या इस वक्त जो टूट फूट हमें नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, क्या सर हम इनका मवाजना कर सकते हैं जो सजाद अली शाह साहब की कोर्ट थी जिसका जिक्र कर रहे थे आमिर ज़िया साहब? मेरे ख्याल मुकम्मल मवाजना तो नहीं बनता। उस वक्त के और इस वक्त के हालात में काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त आप देखिए कि ताकत की खुली एक रस्साकशी थी, जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ थे और दूसरी तरफ सदर लरगारी थे और साथ जस्टिस सज्जाद साहब थे। और जस्टिस साहब ने यहाँ तक कर दिया था कि 13वीं तरमीम, जिसने 58 2B के अख्तियारात ख़त्म किए थे सदर के, वज़ीर आज़म को घर भेजने के, जस्टिस साहब ने उस तरमीम को ही मनसूख कर दिया 58B वाले पार्ट को ख़ास तौर पर, और उन्होंने सदर को दोबारा से इजाज़त दे दी कि तुम वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हो। तो उसके नतीजे में ये कुछ हुआ। और उस ज़माने में एग्जेक्टिव का काफ़ी एक असर रसूख हुआ करता था अदलिया पर, जजेस को लगाने में भी और जजेस का मुहासबा करने में भी एग्जेक्टिव के पास अख्तियारात थे। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब बाहर से एग्जेक्टिव की तरफ से इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो आपको तज़ादात नज़र आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हैं, जो बहुत दिनों से चल रहे हैं। जजेस अपने फैसलों में लिख रहे हैं, इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं, मीटिंग्स में कह रहे हैं। 2 साल से, बल्कि पूरे 3 साल हो गए, पूरे 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं उनकी एक डिक्टेटरशिप कायम हो गई है। रूल्स इस्टेब्लिश नहीं हुए जो सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट को रेगुलेट करें। ये मसला बहुत दिनों से चल रहा है, और जो इस वक्त जजेस आवाज उठा रहे हैं, इन्हें किसी तौर पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे लोग हैं जो एग्जेक्टिव से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड जजेस हैं वो, और मुसलसल कह रहे हैं, बड़ी तकलीफ उठा के भी उन्होंने कहा है। इस वक्त मसला ये कि अंदर एक फॉल्ट लाइन है और चीफ जस्टिस साहब तो तैयार ही नहीं हो रहे। इस वक्त भी वो फुल कोर्ट मीटिंग बनाने को भी तैयार नहीं हो रहे, फुल कोर्ट को बेंच बनाने को भी तैयार नहीं हो रहे। वो चाहते हैं कि जो तमाम कुव्वत है उनके हाथ में कंसंट्रेटेड रहे। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जैगम खान साहब से, आमिर ज़िया साहब से और फैसल सिद्दीकी साहब से। जी फैसल साहब, माफ़ करिएगा उस वक्त ब्रेक लेनी पड़ी। आप फरमाएं, आप बात कर रहे थे सजाद अली शाह साहब की और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए 97 और अभी के हवाले से देयर आर ऑफ कोर्स स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी।
but differences also. स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज यही है कि 97 में भी आज की तरह सुप्रीम कोर्ट दो ग्रुप्स में बंट गया था और झगड़ा यही था कि सज्जाद अली शाह साहब जो हैं वो आर्बिट्रेरली तौर पे बेंचेस बनाते थे और केसेस असाइन करते थे और सीनियर जजेस लाइक अजमल मियां को इंक्लूड नहीं करते थे। उस जमाने में भी राइवल ऑर्डर्स पास होना शुरू हो गए थे, एक बेंच दूसरे बेंच के खिलाफ ऑर्डर पास कर रहा था। सरप्राइजिंगली जब उस जमाने में जो झगड़ा शुरू हुआ था वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी खतरा था उस जमाने में जो PMLN की गवर्नमेंट थी कि इनको कन्विक्ट कर देंगे। तो आज की तरह खालिद अनवर साहब ने भी एक बिल मूव किया था पार्लियामेंट में, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट बिल, जिसमें एक राइट ऑफ अपील प्रोवाइड की गई थी 184(3) से एक लार्जर बेंच को, जिस तरह पार्लियामेंट ने अभी लॉ पास किया राइट ऑफ अपील के लिए। फिर ऑफ कोर्स यही गवर्नमेंट थी PMLN की और सरप्राइजिंगली उसमें भी तारर का रोल बड़ा अहम था। वहां पे भी एक तारर साहब थे जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस आल्सो एंड लेट मी स्टेट 4 डिफरेंसेस। पहली बात यह है कि देखिए सज्जाद अली शाह साहब एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए थे क्योंकि जो सीनियर जजेस थे वो उनकी चीफ जस्टिसशिप को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इलिजिटिमेट समझते थे क्योंकि वो इन सुपरसेशन ऑफ सीनियर जजेस अपॉइंट हुए थे। बंदयाल साहब का इस किस्म का कोई मसला नहीं है। नंबर 2, बंदयाल साहब इज नॉट डिसलाइक्ड बाय हिज फेलो जजेस। उनके फेलो जजेस के साथ बहुत डिसएग्रीमेंट है ऑन प्रिंसिपल, बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑफ जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम डिसलाइक बिटवीन जजेस। देयर इज सिवियर डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो एटलीस्ट कुछ चैनल्स ओपन है जजेस के दरमियान। जो तीसरी डिफरेंस है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट थी। आज की उनकी गवर्नमेंट जो है उसके बारे में कमी कहा जाए तो बेहतर है, एक लंबी रूली गवर्नमेंट है बेसिकली। और जो चौथी बात है वो ये है कि 97 वाज द बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ द जुडिशरी एंड द राइज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस। 97 और हम जहां अभी बैठे हुए, we have seen a sea change. The judiciary has now risen into one of the strongest institutions in Pakistan, और chief justices are very powerful. So there are similarities, तो एक किस्म का डेजा वू है, लेकिन there are these 4 very prominent differences. बिल्कुल सही, थैंक यू फैसल साहब, दैट वाज बहुत तफसील से आपने तारीख भी हमें याद करवाई और वो भी। आमिर साहब आप जल्दी से सर कमेंट करना चाहेंगे? वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग। जी मैं दो बातें करना चाहूंगा आरफा कि ये अच्छा, बड़ा अच्छा वक्त है जी, आप आराम से बात करिएगा, वी हैव इनफ टाइम। अच्छा, तो जैसा फैसल साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। मैं सिर्फ इजाफा ये करना चाहूंगा आरफा, और लोगों को पता है ये बात, छुपी हुई बात नहीं है, कि नवाज शरीफ खानदान का जो एक रोल रहा है जुडिशरी को या इदारों से तसादुम का। अब मैं छोड़े ये फौज से क्या किया, फलां से क्या किया, जुडिशरी से क्या किया। इन्हीं के दौर में हमला हुआ, इन्हीं के दौर में बाकायदा कोशिश की गई जजेस को खरीदने के लिए, ब्रीफ केस भिजवाए गए जिसमें तारड़ साहब, उनको बाद में सदर बनाया गया, उनको इस्तेमाल किया गया पेशावर बेंच के साथ, कोयटा बेंच के साथ, तो बाकायदा मैनिपुलेशन की गई। और उसमें जितना आज मैं एक और बात करूंगा कि जो नीयत की बात होती है कि आप जब आप लॉ मेकिंग करते हैं तो लॉ मेकिंग अवाम के लिए होती है, लॉ मेकिंग होती है कोई रियासत को फायदा पहुंचाने के लिए। यहाँ पे महसूस ये होता है कि इस हुकूमत ने जितनी भी लॉ मेकिंग की है, जितनी भी कानून साजी की है, वो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए की है, अपने खानदान को। यानी कि जब आपने नैब लॉज में तरमीम, वो सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन आज जो इन्होंने किया, अब जो इन्होंने किया इस मामले के अंदर जुडिशरी के उसमें अदालत के कर्टेल करने के लिए सुमोटो एक्शन की बात की इन्होंने कि वो नहीं ले सकते और दीगर चीजें, तो वो भी सबको पता है कि उनकी जो टाइमिंग है वो सारी की सारी, उसका मसला ये कि ये लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं, तो उसमें वो आपको नेक नियति नजर नहीं आती। तो इनकी जो भी तरमीम है वो हमेशा से मुतनाज़ा भी रहेंगी और लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, उससे पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगा।
अगर कोई ऐसी असेंबली करती जिसको अवाम का एतमाद होता, हुकूमत अपने जंगी हालात सही में ना होती, सर, तो आप कानून साजी करते समझ में आ जाता। आज जो ये कुछ इन्होंने किया वो नाकाबिल ठीक है। कबूल होगा। और आप देखिएगा कि रद्द अमल आएगा। और आज मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जो मीडिया टॉक करी थी, बाकायदा सही वो सर। अदालत को धमका रही सर थी। जरा वक्त आधा पूछिए शो तो गुजर तमाम के, लोग ये करें। वी हैव टू मूव ऑन टू द इलेक्शंस आल्सो प्लीज। बात हो गई पीएमएलएन की। जी जैगम साहब, सर बताइएगा आपको अब क्या लग रहा है कि मूविंग ऑन फ्रॉम द जुडिशरी, इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है? और बहुत जिक्र हो रहा है कि या इलेक्शंस होंगे या इमरजेंसी लग सकती है, इससे भी ज्यादा सख्त इक़दामात होते हैं। आपको किस तरफ सूरत हाल जाती नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो बहुत ही अफसोसनाक बात लग रही है। और एक अफसोसनाक बात यह है कि इस तमाम कज़िये में जो असल मामला था इलेक्शन का, जो एक आइनी रिक्वायरमेंट है, वो पीछे चला गया। और उस वजह से पीछे चला गया कि हाई कोर्ट में ये मामला जा चुका था, इस वक्त तक अपील में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका होता। लेकिन जैसे मौजूद जजेस ने पहले एक केस में फैसले में ये बात लिख दी कि जंप लगा के उसको उठा लिया गया वहाँ से और 184(3) में उसको यहाँ पे सुनना शुरू कर दिया गया। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई। मेरी राय में इलेक्शन में डिले नहीं होनी चाहिए, और अगर फुल कोर्ट बनती तो भी वो इलेक्शन में किसी तरीके से भी डिले की इजाज़त ना देती। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई हैं। ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत की तो ये नीयत नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन कोई आईनी रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको कोई भी कोर्ट जो है, किसी तरह का भी जज इसको अलाउ करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक 3 मेंबर बेंच बना दिया गया है, खुदा जाने क्यों, मतलब ये चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर, और माफ करिएगा सर, यहाँ क्रिएट ब्रेक लेनी है मुझे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब से, जैगम खान साहब से और फैसल सिद्दीकी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जिस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है। जी फैसल साहब, आपने जैगम साहब की गुफ्तगू सुनी। इलेक्शंस, आपका ख्याल है कि सारी कन्फ्यूजन में सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तलाफात हैं उसकी वजह से जो मेन इशू था वो अब उसमें और ताख़ीर होगी, और कोई शायद जो बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है कि शायद इमरजेंसी लग जाए? आपको लग रहा है कि मुल्क उस तरफ जा रहा है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता अगर फॉर्मली डिवाइड हो जाएगा और राइवल बेंचेस बन जाएंगी और वो एक दूसरे के खिलाफ अगर खुदा ना खास्ता ऑर्डर पास करना शुरू कर दें, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। देखिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को प्रिजर्व कर सकता है अभी। इट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप मामला उस तरफ नहीं जाएंगे, और मेरे ख्याल में यही डिसएग्रीमेंट, यही डिफरेंस है बिटवीन 97 एंड नाउ। इसमें अब सारी जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूशनल केओस को रोकने के लिए सारी जिम्मेदारी लाई करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस काजी फायज ईसा के। फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन पाकिस्तान, इनको अपनी डिफरेंसेस एक साइड पे रखनी होगी और इनको सोचना होगा कि इनकी जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन दिस कंट्री हैज टू बी सेव्ड। ये बुनियादी चीज है, और मुझे मालूम है दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं कि वो दुरुस्त हैं और वो गलत हैं, लेकिन जो वकील और जो जर्नलिस्ट और जो पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं कि एक ग्रुप ऑफ जजेस को सपोर्ट करके इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बचेगा, वो एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब ही बचेगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस तरह डिवाइड ना हो, तो इन सारे ठीक सर, रियलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। 30 सेकेंड्स ईच। आमिर साहब और फिर जैगम साहब, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें वेरी क्विकली सर। मैं ये कहूँगा आरफा के बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। इस बात का कभी इम्कान है कि आप सुबह उठे चीज़ें तहबाला हो चुके हैं। इतना मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब है कि रिसेंट हिस्ट्री के अंदर कि इदारों से मतलब है एक मद्दे मुकाबिल है, लोगों का इत्मीनान खत्म हो गया है। तो इस वक्त बड़ी मतलब डरना चाहिए हमको कि अगर, क्योंकि हमारी रूलिंग इशराफिया जो है
मसलों को हल करने में, तजादात को हल करने में नाकाम है आइन और कानून के रूह से, और जिस तरह से इंतखाबात से बच रहे हैं, अगर इन्होंने वाकई बहुत पुश किया तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो हम लोग अभी वक्फे से एक बिल्कुल प्राइवेट सही सर। गुफ्तगू कर रहे थे ना, कि कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिससे पूरा का पूरा निजाम जो है वो डीरेल हो जाए, इसको आप मतलब है उससे रूल आउट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही जी। ज़ैगम साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को तमाम मामला फुल कोर्ट के हवाले करने चाहिए, फुल बेंच बनाना चाहिए और उसे ये मामला सॉल्व कर देना चाहिए। उसके बाद कोई भी एतराज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तमाम जजेस का जो बेंच होगा वो सुप्रीम कोर्ट का इदारे का रिप्रेजेंटेटिव होगा। वहाँ से जो भी चीज़ निकलती है उसकी विजडम को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और जब तक वो इस रूट पर नहीं जाएंगे और बेंच छोटे से छोटा होता चला जाएगा, 9 के बाद 5, 5 के बाद 3, तो इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। कोर्ट के अंदर भी बढ़ते चले जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसाइल को हल करना ज़रूरी है, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाकी ये जो कानूनी मसाइल और पेचीदगियाँ हैं, जो आईनी इख्तलाफात हैं, उनको दूर करें। और उसका इसके अलावा तो मुझे बिल्कुल कोई हल नज़र नहीं आता कि चीफ जस्टिस साहब सबमिट करें फुल कोर्ट के बिल्कुल साथ, सही सर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।